हमने साइन के ग्राफ से शुरुआत की थी, ठीक है। और कई लोगों ने पेपर नहीं दिया था, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, किसी और क्लास में डिस्कस करते हैं। वैसे किसने किसने पेपर नहीं दिया था, जरा हैंड रेज करना। खुशी, ठीक है। युवराज, हाँ जी, आप दोनों ने क्यों नहीं पेपर दिया? भरत ने पेपर नहीं दिया शायद। चलो बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि हमने एक ग्राफ पढ़ा। जल्दी कंप्लीट करो खुशी फिर, ठीक है। साइन का हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ बनाना आपने सीख लिया, डोमेन रेंज आपने सीख ली, और उससे कुछ रिलेटेड मैंने एग्जांपल कराए थे, वो भी आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब जरा पेज नंबर 59 पर आइए बच्चों। पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। वो टेबल है, क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या कह रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 9। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है 0 से लेकर के π/2 तक। अब ये कह रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 9, 0 to 1, सॉरी, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ध्यान देना बच्चों, क्या ये इंक्रीज नहीं हो रहा है? इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ये मतलब है। और इन सेकंड क्वाड्रेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, यानी 1 से नीचे की तरफ आ रहा है। इन थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, ये देखिए। इन फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। तो जो उस टेबल में लिखा गया उसे हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ग्राफ को देख करके हर एक के नेचर को बता सकते हो। अब ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन फंक्शन इन क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है युवराज, फटाफट कंप्लीट करो सारे वीडियो, ठीक है। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन फंक्शन इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो अगर आपको ग्राफ याद होगा तो आप फटाफट बता सकेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से 3π/2, ठीक है। और एक शॉर्टकट देखो, आपको ये देखना है कि पाई पर कितना होता है। पाई पर होता है 0 और 3π/2 पर कितना होता है -1, इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट बताया था कि कैसे वैल्यूज याद रखनी है। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं पाई से 3π/2 चल रहा हूँ तो पाई पर तो 0 था लेकिन 3π/2 पर -1 है, यानी मैं मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे लिखना होगा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, ठीक है। सर ये क्वाड्रेंट कैसे हो गए? क्वाड्रेंट तो मतलब दूसरे नहीं होते? नहीं नहीं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेचर क्या है बेटा? 0 से π/2। अगर इसी बात को आप क्वाड्रेंट पे लगाओ तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है? तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, उसी को आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हो। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन तभी तो कह रहा है 1 से 0 तक ही आना है, डिक्रीज होता है बट उसमें ग्राफ, ठीक है। अब समझ गए? जो वहां क्वाड्रेंट में आप साइन में बात करते हो और जब इस फंक्शन का आप ग्राफ बना रहे हो तो कॉन्सेप्ट वही है कि एंगल आप यूज कर रहे हो 0 से π/2, तो साइन का आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? यस। क्लियर बात? तो उसी चीज को, जो क्वाड्रेंट है वो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, और जो ग्राफ है वो नेचर बताने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से हर एक आंसर को बता सकते हो। दूसरी बात, इनको बोला जाता है बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्पेशल या एक कांस्टेंट गैप के बाद फिर से ग्राफ में एक रिपीट आता है। ग्राफ में क्या आता है? रिपीट आता है। देखो जैसे 0 से पाई, 0 से पाई, फिर पाई से 2π, फिर 2π से आगे ऐड करो तो वैल्यू बताएगा, 2π से 3π,
तो अगर आप देखो 0 से पाई में एक बार रिपीट होगा और एक फिर 2 पाई से 3 पाई में सेम वैल्यूज आएगी। क्योंकि ये रिपीट करते हैं इनकी वैल्यूज, इसलिए इनको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी कितने लोग ये टेबल पढ़ना सीख गए बाय यूजिंग ग्राफ? हैंड रेज करो। सर इसमें लेफ्ट साइड में क्यों नहीं जा सकते? लेफ्ट में इसमें क्या होता है कि सिर्फ 4 क्वाड्रेंट इसलिए दिखाए गए कि जितना फंक्शन का नेचर है, जितने फंक्शन में चेंजेस हैं, वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में ले लेता है। और वही सेम चेंजेस अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव साइड भी वही सेम चेंजेस आपको दिखाएगा। ठीक है ना, समझ गए? तो ग्राफ के चेंजेस हैं, तो इस वजह से सिर्फ क्वाड्रेंट यूज किया गया। 0 से 2 पाई में जितना भी आंसर बदल सकता है वो सब इसमें आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 0 से लेकर के 2 पाई तक आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए उसमें बात की गई है। और यही काम आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, नेगेटिव साइड भी। ठीक है, इन सर इसमें आउटपुट डिफरेंट नहीं होंगे? जैसे अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो 0 से -1 में डिक्रीज नहीं होगा? देखो अब इस वक्त अगर आप क्वाड्रेंट की बात जब करेंगे तो -π/2 से 0 क्वाड्रेंट हुआ ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हुआ ये? फोर्थ। हमेशा जब आप चलते हैं तो आप चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे चलते हैं? लेफ्ट से राइट। अगर आपको बताना है तो आप इस वक्त यहां चल रहे हो -π/2 से 0, ये वैल्यू की तरफ देख रहे हो, ग्राफ की तरफ। आप क्या नेचर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में? देखो, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। समझ गए? यहां यस पर सर। भी देखिए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। अब मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात। यस। डन? ठीक है, तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ा ना, थर्ड है ना? -π/2 to 0, -π/2 0। ये अपना है -π/2, ये है 0, तो ये रहा आपका -π/2 to 0। लेकिन जब क्वाड्रेंट में रोटेट करोगे नेगेटिव साइड तो ये रोटेशन होगी, बट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट ना। लेकिन अगर ग्राफ में आपको रीड करना है तो आप ऐसे कहेंगे कि अपना इंटरवल है -π/2 से 0 क्लोज। ऐसे लिखोगे ना, 0 से -π/2 तो नहीं लिखोगे। दोनों बातों को समझने की कोशिश करो। जो क्वाड्रेंट है अगर उसमें -π/2 एंगल की तरह आप लिख रहे हैं, है ये भी एंगल, बट क्वाड्रेंट में क्या होगा? 0 से -π/2 की तरफ रोटेशन होगी, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है, नेगेटिव। अब इसी को आपको रियल एक्सिस पे डालना है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में डालना है। तो आपको इंटरवल बताने होंगे कि भाई इस इंटरवल में साइन का क्या नेचर है। तो इंटरवल आप कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ इंटरवल लिखा जाता है। क्या आप 0 से π/2 इंटरवल लिखेंगे? सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज? साइन अगर नेगेटिव होता है तो कैसे चलते हो आप? क्लॉकवाइज। तो ये -π/2 किधर ले जा रहा है हमें? नेगेटिव ओके। दिखा रहा है ना। ठीक है, तो अगर -π/2 से 0 है इंटरवल, तो कह रहा है बताओ इस इंटरवल में साइन का नेचर क्या है। जब इंटरवल पूछा जा रहा है तो इंटरवल बताया जा रहा है। ग्राफ में जब कहेगा इंटरवल कहेगा, क्वाड्रेंट नहीं कहेगा कि क्वाड्रेंट में क्या नेचर है। क्वाड्रेंट में तो हमें पता है नेगेटिव होता है, मतलब हर वैल्यू नेगेटिव होती है। क्वाड्रेंट सिर्फ इतना बता सकता है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है ये ग्राफ बताएगा। तो अगर आप -π/2 से 0 चल रहे हो, यानी इस इंटरवल में आपका x बिलोंग कर रहा है, तो साइन x का आउटपुट क्या होगा? इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। अच्छा, अब -π से -π/2 आओ जरा। -π से -π/2, अब जरा नेचर बताओ। -π से -π/2, -π पे क्या हो गया? 0, और -π/2 पर कितना है? -1। तो क्या ये डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1 नहीं हो रहा? कितने लोग एग्री करते हो? हैंड रेज करो। डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है। अब यही पॉजिटिव में क्वाड्रेंट थर्ड देखो,
क्वाड्रेंट थर्ड कौन सा होगा? पाई बाय 2 से पाई, देखो डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। सेम सिचुएशन बच्चों, कुछ फर्क पड़ रहा है? सर किसी को कोई डाउट अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर के? कोई भी क्वेश्चन दिमाग में बनता हो क्लियर करो, तो आगे के ग्राफ के लिए बहुत इजी रहेगा। ग्राफ बना के यार एक बार ये बता दो। कौन सा ग्राफ, किस चीज में? नहीं मतलब ये हमने ये जो आपने अभी क्वेश्चन लिखा है वो कैसे सॉल्व होगा? जैसे मैंने -पाई से -पाई/2 की बात कर रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, इसका नेचर देखो। अच्छा, -पाई/2 ये रहा। एक मिनट जरा, मैं यहाँ ये ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, देखना ये -पाई है, और -पाई/2 की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ग्राफ नीचे गिर रहा है, देखो ध्यान से। तो वैल्यू कम हो रही है, Yes, sir. ज्यादा हो रही है? सर कम हो रही है। तो वही डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था इसने सात्विक ने, इसमें ये कहा कि क्या नेगेटिव साइड में अलग नहीं होगा? तो वही मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट की तरफ आप जाओ तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको सेम ग्राफ का नेचर मिलेगा। ये वाला जो क्वाड्रेंट है बच्चों, -पाई से -पाई/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है? -पाई से -पाई/2। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपने बता दिया कि अगर साइन को दिखाना हो तो वो डिक्रीज करता है 0 से -1 की तरफ। अब यही थर्ड क्वाड्रेंट, अब जरा एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ जरा, यहाँ पे आ गए आप पाई से 3π/2। तो अगर मैं पाई से 3π/2 जाऊं तो देखो डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। क्या सेम नेचर? थर्ड क्वाड्रेंट चाहे आप क्लॉकवाइज में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट चाहे एंटी क्लॉकवाइज में देखो, साइन एक्स का नेचर सेम है। इसलिए उसने बाकी के क्वाड्रेंट नहीं लिखे, 0 से लेकर के 2π जो एंटी क्लॉकवाइज था वही शो करके आपको बताया टेबल में, सारे नहीं लिखे। ठीक है, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में आंसर नहीं लिखा उसने, क्योंकि उसने सोचा कि समझ जाएंगे बातें। ठीक, कोई और दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? कितने लोग अभी तक जितनी डिस्कशन हुई सब समझ गए? हैंड रेज करो। लव, इतना लेट क्यों भाई? सर अगर यही होता कि -3π/2 से -पाई तक, तो इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 जाता। -3π/2 से -पाई ना? यस सर। तो ये डिक्रीजेस है बेटा, डिक्रीज। देखो ऐसे देखा करो, इनिशियल क्या है? -3π/2, फाइनल क्या है? -पाई। तो इनिशियल पर ये यहां पर था, आ रहा पॉइंट? ये यहां पर था इनिशियल पर, और जैसे जैसे आप यहां आगे बढ़ रहे हो आपकी वैल्यू देखो ग्राफ की नीचे जा रही है, ये देखो। तो इसको आप कहेंगे डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ग्राफ की डायरेक्शन देखनी है बच्चों, किधर है? अगर डायरेक्शन ऐसे है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, एरो नीचे की तरफ लेके जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, और जो आपका एक्स मूव करता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करता है, उल्टा नहीं मूव कर सकते आप। अब बताओ क्या कहते हो, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर आप चलते हैं -2π से -3π/2, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, फिर -3π/2 से -पाई, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, फिर आप चले -पाई से -पाई/2, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, फिर -पाई/2 से 0, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, फिर 0 से पाई/2, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, पाई/2 से पाई, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, फिर पाई से 3π/2, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, 3π/2 से 2π, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ये पूरा नेचर। रूपांशी, कोई डाउट? नो सर। क्लियर? अब कौन Yes, कौन sir. समझ लीजिए, आप समझ गए तो हैंड रेस करो, तब मैं आगे बढ़ूं अगले ग्राफ पर। सर ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में नहीं है ना? ये टॉपिक सेकंड में नहीं है सर पता नहीं क्यों हमारे सर सेकंड चैप्टर में ही बताने लग गए हैं सर। अभी भूल जाओ सर को, पहले मुझे पढ़ाने दो पूरा, ठीक है? फिर सब समझ जाओगे। यस सर।
फिर जो सर पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा, पहले पूरा कंप्लीट कर लें। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे। देखो, अच्छा काम करने में समय लगता है, ओके। जब आपको अच्छा और बड़ा काम करना है तो उसमें लगता है समय। अब हर एक इंसान की अचीवमेंट के लिए सबका टाइम अपना अलग अलग होता है। सब एक जैसे टाइम पे नहीं अचीव कर सकते किसी चीज को, ठीक है। हो सकता है हमें काफी देर लग रही हो, स्कूल वाले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पेपर होना है वो तो उसी टाइम पर होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों इतने जल्दबाजी में रहते हैं। सिलेबस आप 3 बार कर लो और हर बार 80% ही आप रिवाइज करो तो उसका क्या फायदा है, ये बताओ मुझे, ठीक है। या सिलेबस आपने बहुत अच्छी तरह से किया, चाहे एक ही बार किया है, लेकिन आपको सब कुछ आता है, वो ज्यादा बेटर है कि हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला कि हम फटाफट खत्म कर दें। अभी जो ये रूल आया है कि भाई आधा पेपर पहले हो जाएगा और आधा पेपर बाद में होगा, मैं तो इसको बहुत सही मानता हूँ। नहीं तो क्या करते हैं जो पब्लिक स्कूल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अक्टूबर में बैठ जाएंगे सिलेबस खत्म करके कि भाई हमारा सिलेबस एंड हो गया। अब बच्चों को समझ कुछ नहीं आया, बट उन्होंने अपना सिलेबस एंड कर दिया, अक्टूबर में खत्म। फिर रिवीजन हो रही है। अब तो इतनी रिवीजन के बाद भी क्या सभी बच्चों के 100 में से 100 आ जाते हैं? अगर उतनी रिवीजन जिस हिसाब से उन्होंने कहा हमने अक्टूबर में या नवंबर में सिलेबस खत्म कर दिया, मैक्सिमम मैंने तो देखा अक्टूबर में ही खत्म कर देते हैं, सारा पढ़ा डालते हैं। 2-2 दिन में एक एक चैप्टर जब वो उड़ाएंगे, 2-2 3-3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में पूरा चैप्टर खत्म, तो कैसे चलेगा भाई? कोई और स्कूल अच्छा करता हो तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने मैक्सिमम को यही देखा। तो इसलिए पढ़ाई वगैरह बहुत तसल्ली से होती, भाई कुछ बच्चा पूछना चाहता है तो तभी तो उसको समझ में आएगा, है ना। तो बस यही है। तो ये अब जो 11th-12th होता है, ये डिस्कशन का टाइम होता है। वैसे तो पढ़ाई हमेशा से डिस्कशन रही है, लेकिन लोगों ने इसको क्या किया कि भाई जल्दी से काम बना लिया कि जल्दी से अपना काम खत्म करें। स्कूल इसलिए थोड़ी बना है, स्कूल तो टीचर और बच्चे के एक बहुत अच्छे बॉन्डिंग के लिए बना है। भाई बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, जो टीचर पूछे बच्चा पूछे, टीचर ढंग से बताए, टाइम ले, आराम से पढ़ाए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जाता है कि चल भाई यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो, तुमको इन्वायरमेंट में समझाओ कौन सी चीज कैसे है लेकिन कौन करता है? सब तो बस क्या, टाइम पास करो, जल्दी से खत्म करो सिलेबस। हमने सिलेबस खत्म कर लिया, प्रिंसिपल के सामने रख दिया, सर हमने तो अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दिया, और बताओ हमें इंक्रीमेंट दो, है ना। तो ये इसलिए सब गड़बड़ है। तो इसलिए टाइम लो, आराम से पढ़ो, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो ये खत्म, अब बढ़ते हैं। हमारे स्कूल में तो सर अभी तक 4 चैप्टर निपटा दिए। 4 चैप्टर देखो धड़ाधड़ निपटा दिए, और स्कूल खुले कब थे? अभी तो बंद थे बीच में, है हाँ, ना। एकदम महीने पहले खुले थे। अब सोचो 1 महीने में इतने चैप्टर खींच दिए उन्होंने। सर आप एक बार ये क्वेश्चन समझा दो, ये लास्ट में जो बताया था। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स में पहले अब देखो किसको आप डिफाइन कर सकते हो। साइन एक्स की वैल्यूज बता सकते हो भाई -1 से 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का मतलब है कि जब आप एक्स की मतलब साइन एक्स की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में बात करेंगे, तो आपने जो वैल्यूज ली वो आप वैल्यूज ले रहे हो कि भाई -1 अगर आपका साइन आ रहा है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी? -1। और अगर -1 से बड़ा नंबर लेकिन 0 से छोटा नंबर आएगा, जब भी आप साइन की वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर आपको क्या मिलेगा? वो -1। आपको मिलेगा -1। 0 रखने पर 0 मिलेगा, है ना। यानी -1 से 0 तक इसका आंसर -1 है, इंक्लूडिंग -1।
0 से लेकर के 1 के लेफ्ट तक इसका आंसर 0 ही है और 1 पे इसका आंसर 1 है, तो 3 ही तो इसके आउटपुट हुए, -1 0 1, देयरफॉर रेंज इज -1 0 1, यस सर। है ना। सर ये क्या बोला आपने कि आप -1 रख के हमेशा 1 ही आएगा, जी, 0 के लेफ्ट -1 रखने पर तो -1 ही आएगा ना, इंटीजर पर तो इंटीग्रल वैल्यू ही होती है ना। यस -1 रखने पर -1 हो गया, फिर -1 से बड़ा बट 0 से छोटा तब भी -1, जितने भी रियल हैं। 0 पर 0, फिर 0 से बड़ा 1 से छोटा तब भी 0 और 1 यस से सर। बड़ा, तो 3 ही वैल्यू बनी। ठीक है। हाँ जी लव, कौन से स्कूल में है आप, तब मैं उसकी रफ्तार बताऊं कितनी तेज होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं चल रहा हूं आगे के ग्राफ पर। साइन एक्स का ग्राफ तुम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम आते हैं कॉस एक्स के ग्राफ पर। ठीक है, सेकंड ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉन्सेप्ट हम अपना वही यूज करेंगे, -2 पाई से पाई, और वैल्यूज निकालने की टेक्निक देख लो अभी, जैसे साइन में सिखाया था। ये अपने पास हो गया x और ये y। x की वैल्यू आपके पास है -2 पाई, x और y लिख सकते हो या सीधे -2 पाई जैसे पिछले में बताया था। तो ये अपने पास हो गया -2 पाई -3 पाई बाई 2 -पाई/2 0, और ये हो गया अपने पास पाई/2, और ये हो गया आपके पास पाई, और ये हो गया 3 पाई/2, और ये आ गया अपने पास 2 पाई। ठीक। अच्छा, 0 पर अब कैसे पता लगाओगे cos 0 पर कितना होता है 1, ये आपका रफ वर्क है। cos 0 पर होता है 1 और cos पाई/2 पर होता है 0। अब आपको हिंट मिल गया कि जहां पर 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो ऑड नंबर है तो cos हमेशा आएगा 0। यानी अगर मैं बात करूं बच्चों -3 पाई/2 तो 0, -पाई/2 तो 0, पाई/2 पर 0, 3 पाई/2 पर 0। याद करना काफी आसान हो गया। यही दो याद रखो, 0 पाई/2, उसी से बाकी सब वैल्यूज पता चल जाएंगी। 0 0 0। अब बात रह गई इवन की। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 आता है बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए 0 पर हो गया 1। अब मैं आ रहा हूं बच्चों पाई पर। पाई किसकी बाउंड्री पर आता है, क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट थर्ड की बाउंड्री पर आता है। दोनों केस में कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर हो गया -1। 2 पाई की बाउंड्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए हो गया ये +1, क्योंकि दोनों में होता है पॉजिटिव। अब आओ -पाई। -पाई इज व्हाट, बाउंड्री ऑफ सेकंड और बाउंड्री ऑफ थर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कॉस कितना हो गया -1। -2 पाई, -2 पाई is again boundary of first and boundary of first and fourth in both quadrants, cos is positive, answer is +1। अब बताओ बच्चों, टेबल समझ गए कितना आसान है टेबल बनाना? अगर समझ में आ Yes, गया तो sir. हैंड रेज करो। सर एक बार 0 वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। देखो मैंने ये कहा बेटा हमेशा 0 और पाई/2 पर वैल्यू निकालो। 0 को मानो कि इवन मल्टीपल है 90 का, इवन नंबर है क्योंकि। पाई/2 को मानो कि ये ऑड नंबर इंटू 90 है,
तो अगर आपने देखा cos π/2 0 आ रहा है, तो इससे ये पता चल गया कि जितने भी 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई में नंबर वाले एंगल हैं सब पर इसका आंसर 0 होगा। तो आप सीधे 0 डाल दो सब्जेक्ट। और cos 0 का मतलब है जितने भी 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई नंबर वाले एंगल हैं उन सब पे ये 1 होगा, तो इसका मतलब ये 1 हो सकता है या -1 हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आप समझ गए? यस सर। ये याद करने के लिए शॉर्टकट है ये। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब ऑड होता है π/2 के साथ तो मतलब वो सेम ही वैल्यू होगी π/2 की भी? नहीं, वो तो अब ऐसे हो गया ना। अब ये चीज डिटेल में जाए तो हर एक एंगल को निकाल के आप देखोगे कि भाई sin 3π/2 प्लस 0 डिग्री, कुछ नहीं है तो 0 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तो 3π/2 प्लस 0 क्वाड्रेंट इज थर्ड और क्वाड्रेंट इज फोर्थ, यही हुआ ना। तो Yes, sir. दोनों में क्या होता है, आने वाली वैल्यू माइनस की हो गई। मल्टीपल ऑफ साइन क्या है? 3, तो साइन चेंज टू कॉस। यही वाला काम है जिसको ऐसे शॉर्टकट में बता दिए। करना ऐसे होता है वैसे अगर प्रॉपर करो तो वही है जो आप क्वाड्रेंट रूल पढ़ के आए हो। ठीक है, Yes. उसी का ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। ये बुक में थोड़ी लिखा है, तो हम ऐसे ऑब्जर्व करके बना लेते हैं ना, कैसे कर लें तो ठीक रहेगा, जल्दी टेबल बन जाएगी। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो, अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। जब हम स्लो पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सब बातें भी क्लियर कर दो तुम लोगों को, थोड़ा फालतू की बातें भी कर लेता हूँ, तो वो बहुत ही बोरियत लगती है। और वो इंसान भी बहुत बोर लगता है जो किसी टाइम को, किसी काम को ज्यादा टाइम में करता है। होता है ऐसा कि नहीं? अरे यार बहुत टाइम लग गया, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं खत्म हुई, स्कूल वाले वहां पहुंच गए, या कोई और सब्जेक्ट का है तो वो यहाँ पहुंच गए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक फिल्म देखी होगी, कराटे किड। कितने लोगों ने देखी है कैसे? कराटे किड? देखिए, नहीं देखिए तो देख लेना, जिसने नहीं देखी है तो देखिए देखिए, तो अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है अगर उस फिल्म को वो देख ले तो, है ना। तो अगर देखोगे तो उस आदमी के पास वो बच्चा जाता है जिसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं होता कराटे सीखने के लिए, और वो क्या और मतलब वो उससे डर रहा होता कि यार इससे तो कोई नहीं सीखता, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा इससे। और एक दूसरा होता है जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तुम लोग देख लेना, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2π। बाकी बीच में बोर हो गए तो मैं फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ। -π -3π/2 -2π, ये आपके पास आ गया 1 और ये आ गया बच्चों -1। ठीक है, अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग में अगर आप जाओ तो 0 पर कितना है? ये 1 है। π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर 0 और 2π पर 1। पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। और इस तरीके से ये आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास है -π/2 पर 0, -π पर -1, 3π/2 पर 0 और 2π पर 1। और ये आपने सेकंड साइड पे पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया। ये और ऐसे ही आगे आ जाएगा। तो ये कॉस का ग्राफ हो गया। अब यहां सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ग्राफ को देख करके डोमेन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डोमेन। क्या सभी रीड कर पाए डोमेन? व्हाट इज द डोमेन? R. ऑल रियल नंबर, क्योंकि Yes, sir. एक्स्ट्रा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए ग्राफ ना हो। चाहे कहीं पर भी रैंडमली चूज करके देख लो आप,
और ये एरो का मतलब है आगे ये कंटिन्यू, रुकने वाला नहीं है। तो पूरी एक्स एक्सिस के हर रियल के लिए y पॉइंट है। तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। जरा रेंज सभी भेजो, लिखो रेंज। ठीक है, तुम लोग रेंज सोचो, मैं तुम लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी समझा देता हूँ, फिर फिल्म देख लेना। ठीक है, अच्छा ठीक, लिखो फटाफट। सर मेरा सही है रेंज? हाँ जी ठीक है अनुशिका, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, करेक्ट। और रीड करना समझाता हूँ, क्या कैसे सिखाया था मैंने? माइनस इन्फिनिटी से आप वाई एक्सिस पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाते हैं। ये देखिए, तो जहाँ पर मीट करे वहां से, ये देखो -1 से सारा ग्राफ कटना शुरू हो जाएगा, 1 तक कट रहे। 1 तक जाएगा और उसके ऊपर फिर कहीं कोई ग्राफ नहीं। तो व्हाट इज द रेंज? क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास क्लोज इंटरवल -1 to 1। और अगर हम बात करें कोडोमेन की, ये भी रियल नंबर, तो वो है ऑल रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जरा टेबल की बात करें। व्हाट इज द नेचर ऑफ cos x इन क्वाड्रेंट फर्स्ट? तुम लोग मुझे लिख के बताओ, फटाफट टेक्स्ट करो, नेचर ऑफ cos x इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीजेस फ्रॉम, ये बात ओके लिखनी है। ग्राफ का नेचर बताना है, वैल्यू का नेचर नहीं। एक मिनट बच्चा, सही है, वेरी गुड काव्या। एक बस, बाकी किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है? और कोई नहीं समझ पाया? तो मैंने लिखा, चेक कर लो। हाँ देख लिया मैंने। बाकी सात्विक, काव्या, अनुशिखा, अनुशिखा का भी आंसर नहीं है। अभिनव, भरत, आंसर करो। चारवी, खुशी, सर मेरा सही है क्योंकि आ नहीं रहा है मुझे समझ, बट किया ट्राई। हाँ ट्राई करो। देखो, मुझे लगता है पिछली बार जो अभी जो हमने कुछ साइन का ग्राफ डिस्कस किया समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोगों से लिखवाया। बहुत किसी का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सर बहुत मेरा अभी लोगों सही नहीं है। बस आपने लिखा है डिक्रीजेस, वैल्यू लिखनी है बेटा। सर ठीक है, वैल्यू, मेरा आ गया था। सर देख, हाँ वैल्यू जी, क्या मैंने लिखूं भी तो समझ लिख नहीं ली। देखो मैं समझाता हूँ। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ध्यान देना हाइलाइटर पर, यानी आप 0 से π/2 चल रहे हो। ये देखो 0 से π/2 बढ़ रहे हो आप। अगर आप 0 से π/2 बढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है कि cos x का ग्राफ क्या नेचर दिखा रहा है।
0 पर बच्चों, 0 पर आपको ध्यान दो, 0 पर आप 1 पर हो और लगातार आप जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो π/2 पर कहाँ आ गए? 0 पर आ गया। तो इस आपने क्या देखा? मूवमेंट क्या देखी ग्राफ की? नीचे की तरफ। कहां से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ। एंड कहां हुआ? π/2 पर, यानी वैल्यू क्या हुई? 0। इसको कहेंगे आप डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। क्या कहेंगे? डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। अब सभी फटाफट इसका नेचर लिख दो। π/2 से पाई, π/2 से पाई, तब मुझे पता चल जाएगा, सब समझ गए। π/2 से पाई क्या नेचर है इसका? कितना सिंपल है। अगर x एक्सिस पर π/2 है तो 0 हुआ। वेरी गुड सात्विक, शाबाश अनुशिका। और बाकी सभी करेक्ट है काव्य, वेरी गुड। युवराज ध्यान से, मुझे ये पूरा चाहिए, इसकी रोटेशन क्या है? ये इधर आप बढ़ रहे हो ऐसे और पहुंच रहे हो नीचे। वेरी गुड अभिनव। तो ये हुआ डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, ये -1, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। अच्छा, अब मुझे बताओ पाई से 3π/2। बहुत कम लोग आंसर करते हो, एक आधा ऑनलाइन सर आपने क्या बोला? पाई से 3π/2 नेचर, पाई से 3π/2। जल्दी। हाँ वेरी गुड अनुशिका, शाबाश लव्या, गुड अभिनव, वेरी गुड काव्या। युवराज, ग्राफ का नेचर नॉट ओनली सिंगल वैल्यू। अभी भी लगता समझ नहीं आया। पाई से 3π/2 की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर हो आप पाई पर, ऐसे देखा करो ना, सिंपल सा, पाई पर यहां पर और 3π/2 पर यहां हो, तो ग्राफ कैसे वहां तक पहुंचेगा? जब आप पेन पॉइंट को ऐसे लेकर के जाओगे तब तो ग्राफ पहुंचेगा ना। ऊपर की तरफ उठ रहा है ना ग्राफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे? इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to यहां पर पहुंचे तो 0, तो -1 से 0 पर ये इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट? पक्का? अब सबका आंसर आना चाहिए, 11 के 11 आंसर मुझे चाहिए। कह रहा है 3π/2 से 2π, क्या नेचर होगा ग्राफ का? 3π/2 से 2π, 2π पर आप सब यहां पर हो यानी 1 पर हो, और 3π/2 पर आप लोग 0 पर हो। वेरी गुड सात्विक, शाबाश अभिनव, करेक्ट अनुशिका, वेरी गुड काव्या। बाकी सारे सोना नहीं है किसी को, जल्दी करो आंसर। सर मैं 1 सेकंड 2 मिनट में आ रहा हूँ। करेक्ट है, ठीक है। भरत, लव, आंसर करो। चारवी, खुशी, रूपांशी, फटाफट आंसर करो। स्क्रीन विजिबल और नॉट? अरे सिंपल सी बात, ग्राफ किधर जा रहा है? अगर आप यहां बढ़ रहे हो तो ग्राफ इधर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 3π/2 पर बच्चे वैल्यू क्या है? 3π/2 पर वैल्यू 0 है। y कितना है? 3π/2 इज x, और इसका y क्या होगा? y इसका 0 होगा। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर आता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब 0 से 1 की तरफ। जब आपसे ग्राफ पूछा जाए तो इसका मतलब वो y के बारे में पूछ रहा है, यानी साइन x की वैल्यू या cos x की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप 3π/2 से 2π चल रहे हो यानी x को बढ़ा रहे हो आप, यानी ऐसे हुआ, देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3π/2 to 2π, तो आपको बताना है cos x के बारे में। तो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, तो यही कह रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर मिनिमम से वैल्यू मैक्सिमम बन रही है
तो इंक्रीज कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम बन रही है तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, रूपांशी रिज्वाइन कर लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे लगता है कॉस्ट का ग्राफ सबको क्लियर है। कितने लोगों को क्लियर हो गया, हैंड रेस करो, क्योंकि इसके बाद जो ग्राफ शुरू होंगे वो अब थोड़े से इनफाइनाइट ग्राफ शुरू होंगे जो कि मुश्किल लग सकते हैं, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा काम कर रहा था कि तुम लोग समझ जाओ हर बात। ठीक है, सर इनफाइनाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/0 होती है। इनफाइनाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू हाँ 1/0। ठीक है, अभी रूपांश ठीक है वॉइस? सर अभी तो सही आ रही है, पहले कुछ ज्यादा ही क्रैक हो रही थी। अच्छा ठीक है, खत्म। अब ये दो तो हो गए, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब थर्ड ग्राफ पर आइए बेटा। y इज इक्वल टू 10x। अब y इज इक्वल टू 10x का आपको ग्राफ बनाना है। वही x और y लिख सकते हो, सीधे क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था। ये हुआ -2 पाई, -3 पाई/2, -पाई, -पाई/2 0, पाई/2 पाई। सर 1090 तो नॉट डिफाइंड होते हैं। अभी समझाता हूँ। ये आ गया बच्चों 3 पाई/2 और 2। ठीक है, अब समझो, अब आपको फिर वैल्यू पता लगानी है। तो 10 0 कितना होता है? 0। अब इससे ये बात पता चल गई कि जहां पर 90 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो इवन है, वहां पर 10 की वैल्यू होगी 0। तो कहां कहां इवन होगा? -2 पाई पर 0, -पाई पर 0, 0 पर 0, पाई पर 0 और 2 पाई पर 0। ठीक है, अब बात हो रही है बेटा 10 पाई/2 पर। 10 पाई/2 पर हमने 10th क्लास में पढ़ा नॉट डिफाइंड, लेकिन इसका मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द हाईएस्ट नेचुरल नंबर, तो हाईएस्ट नेचुरल नंबर आप बता नहीं सकते, लेकिन कॉन्टिन्यू में रहता है। हाईएस्ट नेचुरल नंबर आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मीनिंग ये है कि कभी हम हाईएस्ट को अचीव नहीं कर सकते, जब भी आगे जाएंगे, जब लास्ट में पहुंचेंगे तो उससे आगे हमें जाना होगा। तो वही 10 पाई/2 के साथ, ठीक है ना। ये नहीं कि इसकी वैल्यू कुछ होती ही नहीं, वैल्यू होती, लेकिन कितनी लार्ज है ये आज तक हम नहीं ढूंढ पाए। जैसे पाई, पाई की वैल्यू 3.14, मतलब उसकी तो एक रेंज मिल गई, इसकी कोई रेंज नहीं है। इट इज एनी रियल नंबर, मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है नहीं पता। तो इसलिए इसको लिखा जाता है इंफिनिटी। क्या लिखा जाता है? इंफिनिटी, कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, जो सर्च नहीं हुई। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर है इसकी वैल्यू। अब आपको ये पता चल गया कि जहां पर 90 का मल्टीप्लाई नंबर ऑड नंबर है, वहां पर 10 की वैल्यू इन्फिनिटी है। लेकिन अभी इन्फिनिटी दो तरह की है, कि प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। बट इसमें आपको नहीं लिखना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। आप सिर्फ लिखेंगे इन्फिनिटी। सर एक बार ये वाला फिर से कॉन्सेप्ट बताना जो आपने पहले बताया था। 10 0 0 है तो हमने सारे 0 कैसे लिखे? देखो 10 0 0 है, तो इससे ये पता चलता है कि जितने 90 डिग्री के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हैं, इवन मल्टीपल, जैसे पाई तो 2 इंटू 90 है, माइनस पाई भी 2 इंटू 90 है, -2 पाई 4 इंटू 90 है। तो जितने भी इवन मल्टीप्लाई के साथ, इवन नंबर मल्टीप्लाई के साथ 90 डिग्री है, उन सब पर तो 0। सारे 0। और जो 10 पाई/2 है ये बताता है जितने भी 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई नंबर जो 90 के साथ हैं, उस पे 10 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी लिख दी। प्लस माइनस मत लिखो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ये हमने इन्फिनिटी लिख दी। अब आप ग्राफ की तरफ आओ कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है,
ये आपका हो गया π/2, पाई, 3π/2 और 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। XO x डैश, YO y डैश। अब यहाँ 1 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि भाई इसकी वैल्यू 1 2 में कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑड मल्टीप्लाई नंबर विद 90 डिग्री, वहां पे इंफिनिटी है। तो इसको कैसे शो करते हैं? यहां पर आप पैरेलल टू दी वाई एक्सिस लाइन खींचते हैं, चाहे डॉटेड खींचो या डार्क खींचो, मैं डॉटेड बना रहा हूं, ठीक है। ये इनफाइनाइट होंगी जितने भी ऑड मल्टीपल हैं। क्यों ऑड मल्टीपल पर ऐसा कर रहे हो? क्योंकि इन पर जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। इन सर ये लाइन, तो हमने प्लस माइनस दोनों में क्यों लिया है? क्या चीज? इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी। तो अभी प्लस माइनस बता रहा हूं, प्लस इन्फिनिटी कब होगा, माइनस इन्फिनिटी कब होगा, लेकिन है वो इन्फिनिटी। तो जितनी ये डॉटेड लाइंस होती हैं, इन डॉटेड लाइंस को कहा जाता है एसिम्प्टोट लाइन। एसिम्प्टोट लाइंस क्या होती हैं? लाइंस विच मे बी टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट इनफाइनाइट पॉइंट। टेंजेंट पता है क्या है? A straight line which touches the given curve at a unique point. Tangent to a circle. 10th में पढ़ा था ना, सर्कल हो गया और ये टेंजेंट हो गया। लेकिन टेंजेंट और एसिम्प्टोट लाइन में क्या फर्क है? एसिम्प्टोट लाइन क्या है? A line which may be tangent to the curve, यानी हो सकता है कि ये वाली जो एसिम्प्टोट लाइन है कहीं जो अपना 10x का ग्राफ है उसको टच करेगी, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। कहीं इन्फिनिटी पर इसकी टेंजेंट हो सकती है। तो क्योंकि हम ये ढूंढ ही नहीं पाए कि ये कब कर्व को टच करेगी, तो इसको नया नाम दे दिया गया एसिम्प्टोट लाइन। टेंजेंट नहीं है, एसिम्प्टोट लाइन। अब आप ग्राफ को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। 0 पर 10 कितना होता है? 0। अब देखना प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिफरेंस आ जाएगा। 0 पर 10 होता है 0 और π/2 पे कह रहे हो कि ये है इंफिनिटी। तो सबसे पहले ये बताओ कि 0 से π/2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट पड़ता है? ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बताता है कि 10 π/2 जिस इंफिनिटी को शो कर रहा है वो प्लस की तरफ है। यानी जब 10 का ग्राफ बनेगा तो ये आपको कुछ ऐसे लेकर के जाएगा, ये देखो। बस उसको टच नहीं करना, बहुत नियरेस्ट हो जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा। ये बना 0 से π/2। अब क्या इसका नेचर बता सकते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x का क्या नेचर होगा? increase from 0 to infinity. इंक्रीजेस फ्रॉम Increases from 0 टू to इंफिनिटी, ऊपर yes. की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगले पर आते हैं। देखो यही सेम इंफिनिटी अब यूज होगी एज अ माइनस इंफिनिटी। कैसे? π/2 से पाई अब आप चल रहे हो, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, तुम लोगों के लिए नई चीज है, बहुत कंफ्यूजन में आ सकते हो। 0 से π/2 आप पहुंच गए, ठीक है, खत्म हो गया। अब आप चलेंगे बच्चों π/2 से पाई। π/2 से पाई की तरफ जब आप चल रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड। मोर देन π/2, लेस देन पाई, तो कौन से में आ गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π/2 पे जो वैल्यू बता रहा है ये कहेगा कि ये माइनस इंफिनिटी की तरफ लेकर के जा रहा है। किधर ले जा रहा है? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि 10 नेगेटिव हो सकता है या 10 0 हो सकता है। भाई पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे? तो इसका मतलब π/2 पर ये माइनस इंफिनिटी है और पाई पर ये 0 है। ये देखो ऐसे कुछ इसका ग्राफ आ जाएगा।
अब बताओ क्या नेचर है इसका, कोई बता सकता है? कोई भी एक अपने आप। सर ये हम जब पाई बाय 2 से पाई पे जा रहे हैं तो हमने उल्टा एरो क्यों लगाया है? नहीं, हम जो वैल्यू है ना इन्फिनिटी की तरफ आपको लेके जाना है, कितना नीचे जा सकते हो उसका एंड नहीं है। तो ये एरो बता रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, वो इंक्रीज वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा तो हूँ ये इसकी भी वैल्यू लेफ्ट कितनी। राइट में चेक करें। अच्छा, उसमें मत कंफ्यूज हो कि ये एरो आपको डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर ये भी लेफ्ट टू राइट में ही होगा। ये भी लेफ्ट से राइट में चलता है, हमेशा लेफ्ट से राइट में। तो ये तो है सर वो माइनस हाँ इंफिनिटी टू जीरो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है अनुशिका, बिल्कुल सही आंसर है। इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव और जीरो में बड़ा नंबर कौन सा होगा? जीरो। नेगेटिव तो कितना ही बड़ा हो, तो जीरो से बड़ा थोड़ी होगा। तो ये है इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी। जो एरो दिखा रहा हूँ ये बता रहे कि कितना भी नीचे तक इसका आंसर हो सकता है, ये ध्यान रखो आप लोग। अच्छा, पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, अब बताओ जरा। सर एक बारी फिर कॉन्सेप्ट समझा दो माइनस लेने का। अच्छा, फिर से समझो। π/2 से पाई आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड में 10 की क्या वैल्यू हो सकती है? नेगेटिव होता है 10, पॉजिटिव होता है? सर नेगेटिव। तो क्या ये वाली इंफिनिटी अदर देन जीरो है? जो ये वाली इंफिनिटी है ये अदर देन जीरो कोई रियल नंबर है क्या? ये प्लस रियल नंबर हो सकता है? नो सर। ये तो एनी नेगेटिव रियल नंबर होगा। यस तो सर। यही बात है कि π/2 से पाई में ओके जो सर, अब क्वाड्रेंट से देख लेना है है कि वो क्या होगा। माइनस इंफिनिटी शो कर रहा है, क्वाड्रेंट से समझ में बात, ठीक है? अब चलो ओके पाई है ना, पाई से 3π/2 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में 10 क्या होता है? थर्ड। नेगेटिव। अब सॉरी पॉजिटिव। अब 3π/2 के सामने जो इंफिनिटी है वो क्या शो कर रहा है? प्लस रियल नंबर को शो करेगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यानी यहां मिनिमम जीरो हो गया, मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया। ये देखिए, पाई से 3π/2। अब 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में 3π/2 के सामने कौन सा है इंफिनिटी, यानी 3π/2 के राइट में। तो ये वाला इंफिनिटी नेगेटिव का हो गया, पॉजिटिव का हो गया। ये सेम इंफिनिटी दो जगह यूज होने हैं। ये वाला इंफिनिटी नेगेटिव। अब नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से पैटर्न सबके दिमाग में पकड़ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो सर वहाँ पे जो इंफिनिटी वो निगेटिव लिखेंगे नहीं, कैसे इंफिनिटी रहेगा? अनुशिका आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई है। सर मैं बोल रही थी कि वहाँ पे जो इंफिनिटी हमने लिखा है उसमें निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे? उसमें कोई साइन नहीं, क्योंकि वो तो आप बता ही नहीं सकते ना। उस इंफिनिटी का मतलब है कि लेफ्ट साइड में कौन सी इंफिनिटी है वो, और राइट साइड में कौन सी इंफिनिटी है ना? सेम इंफिनिटी तो अगर π/2 के लेफ्ट में है तो वो प्लस इंफिनिटी है, π/2 के राइट में है तो माइनस इंफिनिटी है। तो इसलिए बस इंफिनिटी लिखो होता है, ठीक है? ये तो Yes, जो sir. पॉइंट्स निकाले हैं ये तो एक आइडिया है ना, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, वो उसको ग्राफ देखना होता है, ठीक है? ठीक है सात्विक, लीव कर सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आओ जरा, -π/2 से जीरो, -π/2 से जीरो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ। फोर्थ होगा। अब फोर्थ Yes. क्वाड्रेंट में जो -π/2 है इस पे ये प्लस इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी होगा? माइनस इंफिनिटी। आप सर π/2 फोर्थ कैसे होगा? फर्स्ट होगा ना? नहीं नहीं, ये नेगेटिव चल रहा है, -π/2 से ओके ओके। जीरो। तो -π/2 पर क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि आप -π/2 के राइट पर हो। ये देखो, सही है? अब Yes. माइनस पाई से -π/2 बताओ। अब आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यही -π/2 आपको प्लस इंफिनिटी देगा, पाई आपको जीरो देगा। -3π/2 से -π कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। तो -3π/2 देगा आपको नेगेटिव इंफिनिटी, और -π देगा जीरो।
-2 पाई से -3 पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट में 3 पाई पॉजिटिव। बाय 2 क्या देगा? प्लस इंफिनिटी। ये आपने ग्राफ कंप्लीट कर लिया tan थीटा का, यानी tan x का। ईमानदारी से बताओ कि किसको किसको सिर्फ 50% समझ में आया? हैंड रेज करो। कैसे? 50% किसको किसको समझ में आया? ईमानदारी से। 100% वाले नहीं, जिनको पूरा समझ में आ गया, वो नहीं, सिर्फ 50% वाले। और कितने हैं जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आया? भरत और लव, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कौन है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? ऐसा कोई नहीं। अब ये बात बच्चों समझ, ये जो सारा खेल जो है वो इन्फिनिटी का है, जीरो का तो सबको क्लियर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इस इन्फिनिटी को यूज कैसे करेंगे। जैसे आपके पास ये क्वाड्रेंट हो गया और ये अपने पास आ गया 0, ये आ गया पाई बाय 2, ठीक है, ये आ गया अपने पास पाई, और ये आ गया 3 पाई बाय 2, और ये आ गया 2 पाई। मैं 0 से 2 पाई के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम ये कहते हैं बेटे 0 से पाई बाय 2, इसका मतलब आप पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड में हो, 0 से पाई बाय 2। तो क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो आप देखो कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो 10 की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आपका जो ये पाई बाय 2 है, उसकी वैल्यू जो ये इन्फिनिटी है लेफ्ट ऑफ पाई बाय 2, तो आप इसी इन्फिनिटी को कहेंगे कि ये प्लस कोई रियल नंबर है, प्लस इन्फिनिटी है। तो यानी 0 पर आपने बनाया 0, और इन्फिनिटी पर पाई बाय 2 पर कहीं पॉजिटिव y की तरफ चले गए। किधर चले गए? पॉजिटिव y की तरफ चले गए। फिर जब आप गए पाई बाय 2 से पाई, तो ये आपका हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम बात करेंगे तो सेकंड 10 क्वाड्रेंट नेगेटिव में होती है। 10 होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब आप चल रहे हो पाई बाय 2 से पाई की तरफ, यानी राइट ऑफ पाई बाय 2 से लेफ्ट ऑफ पाई बाय 2 तक, दैट इज पाई तक, यानी 0 को लेना है आपको। तो अब पाई के राइट पे अगर वैल्यू की बात करें तो यही इन्फिनिटी आपको बताएगा या तो आंसर नेगेटिव हो सकता है या 0। तो ये इन्फिनिटी किधर लेके जा रहा है मुझे? हाईएस्ट नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि वैल्यू वाई एक्सिस बताती है और डोमेन जो है वो एक्स बताती है। तो अब ये पाई बाय 2 पर नेगेटिव की तरफ है और पाई पर आपका 0 हुआ, तो इसलिए ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, पाई की तरफ। अब पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2 बात करें तो हम थर्ड पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो आपका इन्फिनिटी है ना, बस उस पर ध्यान दो, वो इन्फिनिटी क्या है? प्लस की मानी जाएगी। तो 3 पाई बाय 2 पर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो और पाई पर 0 हो आप। बस यही पैटर्न पूरे के पूरे ग्राफ में अप्लाई करना है। समझ गए मेरी बात? कुछ समझ में आया? ठीक है, तो अब बताओ जरा मुझे इसकी डोमेन थोड़ा और रिवाइज करना, नहीं तो अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्लास टाइम लेगा लेकिन क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, बताओ बच्चों डोमेन क्या होगी इसकी? कोई मुझे इसकी डोमेन रियल बता नंबर। सकता है? पक्का? अब देखो डोमेन की तरफ मैं चल रहा हूं, ध्यान देना सभी। अगर मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं, ये देखो सब जगह ग्राफ कट रहा है, कहां ग्राफ नहीं कटेगा? अगर आप ध्यान दो तो पाई बाय 2 पर ग्राफ नहीं कटेगा। कटेगा ग्राफ पाई बाय 2 पर? पाई बाय 2 पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ जी, कितने लोग सहमत हो इस बात से? जितने भी 90 डिग्री के ऑड मल्टीप्लाई नंबर वाले 90 डिग्री हैं, उन पर ग्राफ कहीं नहीं कट रहा है, तो उस पर डोमेन कैसे सर होगी? वैल्यू कैसे नहीं है? आपने तो अभी स्टार्टिंग में तो बताया कि मतलब नॉट डिफाइंड की वैल्यू मतलब होती नहीं होती है, लेकिन हम हमको उसे पता नहीं। ढूंढ थोड़ी नहीं, हम उसे ढूंढ थोड़ी पाए हैं कि क्या वैल्यू है। कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड का तो ये मतलब हो गया कि आप ये कहना चाहते हो जैसे 0/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन यहां अगर मैं कहता हूं कि पाई बाय 2 के लेफ्ट में क्या कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन हमने नहीं सर्च की है, ये मतलब है इसका। अब मेरी बात समझे?
क्या Yes. पाई बाय 2 पर आपके पास एग्जैक्ट आंसर है? नो सर। इसलिए उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? वो होगी ऑल रियल। एक मिनट बच्चों, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कैसे लिखा जाता है? 2n minus 1 into pi by 2, where n belongs to all real number, all real except odd multiple of pi by 2। रेंज बताओ क्या होगी? रेंज बताओ, आप में से कोई ग्राफ पढ़ करके रेंज बता सकता है? रेंज सर की तरफ, रेंज हो सकती है ऑल रियल नंबर्स। वेरी गुड, रेंज हो सकती है ऑल रियल नंबर। ये देखो, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस लाइन बनाते हो तो हर जगह हर पॉइंट पर ग्राफ है, ठीक है? तो रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। एक मिनट बच्चों, रेंज हो गई अपने पास ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन तो होती है ऑल रियल नंबर। एक मिनट, मैंने एक गलती की है, मैं भी ठीक कर रहा हूँ उसे। वो गलती ये है, ये जो आई यहाँ आर नहीं आता बेटा, आई एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑड मल्टीपल बताना, सॉरी बच्चों, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? एन कोई भी इंटीजर जेड लिख। नेगेटिव या जेड लिख सकते हैं। मैं आई इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जेड इस्तेमाल करेंगे, है ना? ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन यही छोड़ता हूँ, इतना ही समझने के लिए। आज ये सारा समझ के रखो, एक बार खुद दिमाग लगाना कि कैसे ग्राफ को बनाने की उन्होंने कोशिश की है। वीडियो भेजूंगा अभी, दोबारा से सुनना सारी बातें और इसको बहुत ट्राई करना, क्योंकि आगे के जो 3 ग्राफ हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। ये सीख गए तो सारे ग्राफ आप सीख जाएंगे, तब फटाफट काम होगा, ठीक है? समझ गए? तो अभी लीव कर रहा हूँ, मेरी एक क्लास है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय।